जो हमारा सिलेबस है वो कितना हो गया है और कितना बाकी है, वो एक बार हम फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो पहली बात है वो है रिव्यू ऑफ वेक्टर एनालिसिस, वो हमने पूरा देख लिया। उसमें हमने तीन चीज़ देखी, यूनिट वेक्टर, वेक्टर, और उन सभी का मतलब कि अलग अलग डिस्क्रिप्शन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, सिलेंड्रिकल क्या है और स्फेरिकल क्या है, ठीक है। और वो तीन कोऑर्डिनेट सीखने के बाद हमने वो भी देखा कि आपस में उसका कन्वर्जन कैसे होता है। दूसरा जो चैप्टर है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने पूरा का पूरा मतलब कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वो सभी का इंटर रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने वो बाथ टब वाला एग्जांपल लेके डाइवर्जेंस भी देखा, डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस थियरम देखा। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस देखा। तो ये सभी मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो हमारा चैप्टर 2 के अंदर पूरा कवर हो गया। डेंसिटी भी उसके अंदर ही पूरा आ गया, इंटेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। तीसरा वाला जो चैप्टर था वो डिपेंड करता है कि हमारा कैपेसिटेंस डिज़ाइन और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, और साथ ही में उसके अंदर हमने देखा कि कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। आखिर में हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन। पर मैं चाहता हूँ कि फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर दो ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं। एक जो थियरी है वो पॉइजन एंड लाप्लास का पूछ लेते हैं, और दूसरा जो है वो यूनिकनेस थियरम का पूछ लेते हैं। तो अभी हमारा जो मेन जो गोल है वो यह रहना चाहिए कि हम पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ लें। दूसरा पॉइंट रहेगा कि हम यूनिकनेस थियरम को अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो हम आज जो शुरुआत करेंगे इस लेक्चर का वो रहेगा हमारा पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशंस पे। उसके बाद हम जाएंगे कि यूनिकनेस थियरम क्या है। तो जो दो चीज़ है वो हम देखेंगे, पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन एंड यूनिकनेस थियरम, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस है वो भी हम आखिर में देखें, पर इसके पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशंस क्या है, ठीक है। पेंट दिख रहा है सभी को? ओके। अभी मैं यहाँ एक ड्रॉ करूँगा पूरा फिगर। मान लीजिए कि ये पूरा हमने एक फील्ड लेके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और बीच में ऐसा कोई छोटा सा क्या है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है। जो चार्ज हो सकता है पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो हमने डाइवर्जेंस में देखा था कि क्या रहेगा, कि उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है, लाइन है, वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से बाहर की तरफ वो चला जाएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ फील्ड लेंथ, फील्ड लाइन से वो आती हुई हमको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरी एक चीज हमने जो देखी थी वो कुछ ऐसी देखी थी कि आ, ये देख सकते हैं, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। फिर इसके अंदर हम और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि पहला वाला जो सर्कल है, ठीक है, पहला वाला जो सर्कल है, वो ये हमारा जो पॉइंट है वहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू सेकंड सर्कल, ठीक है। तो ये जो सर्कल, बड़ा वाला सर्कल है, उसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है। तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा किसके मुकाबले, दूसरे वाले सर्कल के मुकाबले। तो अभी आप ऐसा केस सोचिए कि मान लीजिए कि आप ये चार्ज से दूर खड़े हैं, तो आपके पास का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम। अगर आप उससे भी थोड़े दूर खड़े हैं तो और भी क्या हो जाएगा, कम। पर जैसे जैसे आप सर्कल के मतलब कि ये चार्ज के नज़दीक आते जाएंगे, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कंपेयर टू दिस चार्ज वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब आप चार्ज के बिल्कुल करीब आ जाएंगे तब आपका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे उल्टा भी एक देखना है कि मान लीजिए कि ये चार्ज है, वो चार्ज का वैल्यू हम पहले ले लिया 10, फिर 10 से कर दिया 9, 9 से 8, 8 से 7, ऐसे घटाते हम उसको चले जाएंगे, एक पे लेके चले जाएंगे, कहाँ से, 10 से लेके एक तक चले आए। तो उससे भी हम देख सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू 10 से लेके हम एक कर देते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये कंडीशन देखना है कि अगर यहाँ पे जो चार्ज है वो एक भी ना रहे और हो जाए ज़ीरो, या तो ज़ीरो के आसपास, ठीक है, ये चार्ज का वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो के आसपास हो जाए, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। या दूसरे
दूसरे शब्दों में हम उसको बोले तो यह भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जबकि चार्ज डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे कोई फील्ड का जो महसूस हम फील कर सकते हैं वो कुछ रहेगा नहीं, पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो। तो यही बेस पे हमारा जो पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन है वो बेस करता है। पॉइजन्स में ये कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ चार्ज है अंदर की तरफ, ठीक है। पॉइजन इक्वेशन मतलब क्या है कि अंदर की तरफ जब चार्ज है और हम सब जो कैलकुलेशन करते हैं वो पॉइजन इक्वेशन है। पर जब अंदर की तरफ चार्ज है ही नहीं, अंदर जब चार्ज ज़ीरो हो जाता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, लाप्लास इक्वेशन। वही थियरी पे हम चले जाते हैं। हाँ हाँ, पर ये क्या है, एक बार रिवाइज करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है और बार बार पूछा जा सकता है, और इस बार भी मेरे को लगता है कि इसका, ठीक है। तो हाँ हाँ, वही देख रहे हैं हम। हाँ हाँ, वही वही। अभी इसके लिए मैं आपको एक मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो 14 पेज का मैंने ये जो पूरा अपने हैंड नोट्स बना के रखा है। उसमें मैंने कुछ कुछ जो हम पढ़ने वाले हैं और आगे भी पढ़ेंगे, वो सब क्वेश्चन और आंसर उसके अंदर मैंने पूरे लिख के रखे हैं। आप सभी को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी जो हम देख रहे हैं कि पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशंस का ये पूरा थियरी है, उसके अंदर हमने देखा तो दो चीज़ हमको यहाँ ध्यान में रखनी है। एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड ऑन पोटेंशियल, तो वो हमारा इसके पहले हम जो थियरी इसका मतलब वो थियरी में हमने रिलेशन निकाला था किसके बीच, पोटेंशियल और फील्ड के बीच। यहाँ फील्ड मतलब ई है और पोटेंशियल मतलब वी है, ठीक है। और ये डेल ऑपरेटर है जो कि हमको डाइवर्जेंस के दौरान हमको सीखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेल को अभी ध्यान में मत लीजिए, पर ई इज इक्वल टू वी लिखा है, इतना ध्यान में रखिए। तो ये एक चीज़ हम इसके पहले की थियरी में पढ़ चुके थे। उसके बाद का जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये है कि गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कहता है कि डेल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू रो वी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। रो वी मतलब चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मतलब कि एक रूम है, रूम के अंदर 50 लोग भरे हैं, उससे ज़्यादा अगर 60 लोग भरे हैं तो 60 लोग भरे हैं वो ज़्यादा हो गया, तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर कोई वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा भर दिए गए तो चार्ज डेंसिटी हाई होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन ध्यान में रखने। अभी तीसरा जो स्टेप्स है सिंपल सा है कि अप्लाई इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन वन है उसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन टू में। तो इक्वेशन टू हमारा यहाँ पे क्या है, डेल इंटू ई। तो ई का वैल्यू क्या हमने लेके रखा है, माइनस डेल डॉट वी। तो ये यहाँ हमने पुट कर दिया डेल इंटू, यहाँ हमने पूरा इसको रख दिया, ठीक है। डेल इंटू डेल वी इज इक्वल टू रो वी अपॉन एप्सिलॉन। अभी डेल डेल क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा। वी हमारा एज इट इज, और माइनस की जो साइन थी यहाँ पे, माइनस की जो साइन थी हमने सामने भेज दी। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो ये है, दैट्स द मोस्ट आईएमपी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम ऑन पॉइज ऑन, पॉइजन नहीं, पॉइज ऑन इक्वेशन की नाम से जाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ही यही चैप्टर या तो यही सब्जेक्ट में ये चीज़ काम आएगी। अगर आप कहीं पर भी आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक या तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, आपको ये बार बार देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी फील्ड का इश्यू या तो उसके रिलेटेड कुछ भी आप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन। अभी यहाँ जो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर है वो क्या कहलाता है, वो लाप्लास ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। कैसे, वो आगे हम देखते हैं। अभी ये यहाँ यहाँ तक आपको हो गया, मतलब आपका आधा थियरी कंप्लीट। इसके बाद जो एक चीज़ है वो हमने देखा था कि बोला था कि अगर कोई फील्ड बाउंड्री के अंदर अगर कोई चार्ज इतना छोटा हो जाए, इसका वैल्यू इतना छोटा हो जाए कि वो ज़ीरो के बराबर हो जाए, या तो ज़ीरो ही है, कोई चार्ज नहीं है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ज़ीरो, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ज़ीरो, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा जो पोटेंशियल है, क्योंकि अगर चार्ज है ही नहीं रूम के अंदर तो उसका कुछ पोटेंशियल रहेगा नहीं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि यही इक्वेशन में अगर आप रो वी की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो गया, ज़ीरो। तो डेल स्क्वायर वी क्या हो गया, ज़ीरो। और इस इक्वेशन को हम जानते हैं किससे, लाप्लासियन इक्वेशन से। तो प्लीज़ इसको आप रिफ़र करना, बहुत ही ईजी थियरी है। मैं जहाँ तक जानता हूँ आप सबको ये आना ही चाहिए, ठीक है।
अभी भी आपने नहीं किया है तो इसको आप फटाफट से कर लेना। अभी इसके बेस के ऊपर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा कि जो आप इसके कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और मज़ा भी आएगा। तो पहला जो एग्जांपल है वो ये है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट पोटेंशियल वी, ठीक है, अगर हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं, मेरे पास एक कॉपर कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर के अंदर मैंने पूरा क्या कर दिया, कुछ एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया, और देखना चाहता हूँ कि अ, अभी कोई चार्ज है, ठीक है, बॉडी पे चार्ज जो है, चार्ज के मुताबिक अगर उसके आसपास में क्या फील्ड रहेगा वो देखना है। या तो फिर जब मैं कैपेसिटर डिज़ाइन कर रहा हूँ, कैपेसिटर डिज़ाइन के दौरान हमको, इसके पहले के चैप्टर में हम कैपेसिटेंस भी पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस के अंदर पूरा कैसे होता है। एक प्लेट होता है, उसमें पॉजिटिव सब अट्रैक्ट होकर रह जाता है, दूसरी प्लेट में सब नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसका एक बैरियर क्रिएट होता है। वो बैरियर जितना बड़ा उतना कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि उसका एनालिसिस, जब इस प्रकार का सब एनालिसिस करना होता है तब भी ये थियरी थोड़ा काम में आता है। दूसरा वाला एक एग्जांपल है, वो ये है कि हमारे पास अगर कोई मेटल का डिब्बा हो, जो कि पूरा का पूरा सभी तरफ से, ऊपर नीचे साइड अगल बगल सभी तरफ से क्या हो, पूरा मेटल से ढक चुका हुआ, उसके अंदर आप अगर अपना मोबाइल हैंडसेट या तो फिर और कोई रेडियो इक्विपमेंट रख देते हैं, ठीक है, किसके अंदर, मेटल के डिब्बे के अंदर पूरा एक, अगर आप डिवाइस को रख देंगे, और ये मेटल के डिब्बे को अगर आप ग्राउंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ग्राउंड, अगर ग्राउंड कर दिया मैंने पूरी बॉडी को, और वो बॉडी मेटल है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो मेटल बॉडी के ऊपर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मेटल के बॉडी का चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो मेटल के बॉडी के अंदर का फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। मेटल के बॉडी के अंदर कोई फील्ड नहीं रहेगा, मतलब कि मेटल बॉडी के अंदर का पार्ट जो है वो ई इक्वल टू जीरो, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, जीरो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा मोबाइल में जो कवरेज आ रहा है, जो सेलफोन नेटवर्क आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज या तो कट जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एप्लीकेशंस है इसकी, बोल सकते हैं, ठीक है। पर ये जो सभी अच्छी अच्छी जो चीज़ हमको लगती है, जो कि हमको बढ़िया लगती है, पर ये सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये सब जो बेसिक थियरी उसको एक बार रिफर करना जरूरी रहता है, ठीक है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या किसी को, हेलो, ओके ओके, ओके ओके, ओके, हाँ। नाउ नेक्स्ट थियरी इज यूनिकनेस थियरम, ओके। पहले, हाँ, ओके ओके। अभी यूनिकनेस मैं हो सके तो यही वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का जो कनेक्शन है वो कट जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप टेंशन ना लें, ये सभी चीज़ यूट्यूब पे भी फिर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी जो पहला जो क्वेश्चन जो हमने पढ़ के रखा है वो डिराइव पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन है, वो 7 मार्क के आसपास पूछा गया है, इसके पहले के एग्जाम में मैंने रिव्यू किया। और वो कौन कौन सी एग्जाम में आ गया है, तो जीटीयू की विंटर की जो एग्जाम होती है 2004, 11, 12, 13, 16, और समर की 6, 2011, 13, 16, 19, 14, 18, ये सभी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो आप जान सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर कोई क्वेश्चनर जो निकाल रहा है वो ये क्वेश्चन पूछने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है, क्योंकि ये थियरी का वेटेज ज़्यादा है मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो आज का हम देखेंगे स्टेट एंड प्रूव यूनिकनेस थियरम। ये भी जो थियरी है वो अच्छी है थियरी, क्योंकि जैसा इसका नाम है यूनिक, ठीक है। जब कोई आपके पास सॉल्यूशन ही ना हो कोई चीज़ का, और आप ट्राई करते हैं और आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, तो आप वो सॉल्यूशंस को एंटिक सॉल्यूशन, या तो फिर ऐसा बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ इसी प्रकार का इसी थियरी में भी है। यहाँ पे जो लाप्लास की जो बात की गई है वो यूनिक टाइप का थियरम, जो सॉल्यूशंस मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप से मिलेगा, जो भी कोई भी तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलेंगे यूनिक टाइप्स, ठीक है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो यूनिकनेस थियरम के नाम से जाना जाता है। ये भी 3 बार क्वेश्चंस पूछा गया है और आगे भी शायद पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन है ऑफ वी इज यूनिक, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन के बेस पे अगर कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज़ का निकल सकता है, डेल का तो कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकालेंगे। सॉल्यूशन जो निकलेगा वो निकलेगा अपन का पोटेंशियल का, ठीक है। यहाँ पे वी मतलब वोल्टेज नहीं है, वी मतलब पोटेंशियल है, याद रखिए।
तो यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन निकालना है तो v का निकलेगा, और v का जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम बोलते हैं यूनिक। चाहे हम कोई भी तरीके से हमको उसका सॉल्यूशन निकाले, पर वो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। किसके लिए? पोटेंशियल v के लिए। ठीक है, तो यूनिकनेस थ्योरम में पहली तो ये बात रखिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लाप्लास इक्वेशन के ऊपर से, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे हमको v का जो सॉल्यूशन मिलता है वो यूनिक है। ठीक है, हम अभी दूसरी एक बात करते हैं कि जो हमने पॉइजन में देखा था, क्या देखा था कि डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन, मतलब कि अगर अंदर कोई चार्ज है तो उसका उसकी सतह पे कुछ कुछ ना कुछ फील्ड का अनुभव होता रहेगा। ठीक है, जितना हम सतह से दूर चले जाएंगे उतना पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिग्रेड होता चला जाएगा। ठीक है, हम जितना नज़दीक आते हैं केंद्र से उतना क्या रहेगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी इसके बेस के ऊपर हम यहाँ पे एक मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, ये अगर आपको बुक में देखना है ये थियरी तो देख लेना, बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझाया गया है। तो प्लीज़ अभी इसको ऐसे समझिए कि ये सबसे आसान सॉल्यूशन है। मैं नहीं मानता कि इससे और कोई आसान सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आराम से देखिए। पहले हमने क्या किया, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। जूम इन या जूम आउट? वेट वेट, अभी देखो, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू, अभी हेलो, डू नॉट डिस्कस डिस्कस इंटरनली। ठीक है, अभी मैं दिख रहा है सभी को, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, पहली बात हमने याद रख ली कि डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। अभी हम दो केस लेते हैं, मान लो कि हम कोई सतह से दो दो डिस्टेंस दूर जाते हैं। आपको पेंट दिख रहा है अभी? हेलो, एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट, मान लीजिए, हाँ हाँ ओके, मान लीजिए कि ये हमारी पहली सतह है, इसको हम बोल देते हैं V1। ठीक है, इसको हम क्या बोल दिया, V1। अभी हम दूसरा दूसरा एक जो सर्कल है वो खींच लेते हैं, उसको हमने बोल दिया V2। अगर हो सकता है तो हमने अगर तीसरा भी सर्कल ले लिया, उसको बोल दिया V3। और बीच में मान लीजिए कि हमारा क्या है, चार्ज है। चार्ज मान लीजिए कि Q नाम का चार्ज है। ठीक है, उसका कोई भी वैल्यू हो, 5 कूलम 7 कूलम जो भी हो, पर एक चार्ज बीच में है। और तीन हमने क्या ले लिया है, पोटेंशियल ले लिया, V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल और V3 पोटेंशियल। जैसा कि हमने अभी देखा कि जितना हम केंद्र से दूर चले जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिग्रेड। जितना हम केंद्र से नज़दीक आएंगे पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ के ऊपर हमने यहाँ पे सिर्फ दो केस लिए, एक V1 का और एक V2 का। डेल स्क्वायर V1 इज इक्वल टू जीरो, पहला केस, क्योंकि डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर V1 इज इक्वल टू जीरो। सेम हमने इसी प्रकार से दूसरा लिख दिया कि डेल स्क्वायर V2 इज इक्वल टू जीरो। अभी हमारे पास दो कंडीशन थी, तो हमने तीसरी कंडीशन मतलब कि V3 अजप्शन लिया। V3 क्या होगा, मान लीजिए कि V3 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, अजप्शन कर लिया है कि मान लीजिए कि V3 की वैल्यू कब मिलती है, जब V1 के वैल्यू में से V2 का वैल्यू हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, बात करेंगे, तब हमको क्या मिलती है, V3 की वैल्यू मिलती है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर V3 का वैल्यू हमको मिल जाएगा, वो क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो हमारे पास अभी इतना क्लियर हो गया कि डेल स्क्वायर V जीरो हो गया, डेल स्क्वायर V1 भी जीरो हो गया, डेल स्क्वायर V2 भी जीरो हो गया, और उन सभी के ऊपर से हमने बोल दिया कि डेल स्क्वायर V3 भी जीरो है। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखा है, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि ये पूरा हमारा एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर पूरा एक चार्ज है या तो नहीं है, अभी तो नहीं है क्योंकि हम जीरो ले रहे हैं। जीरो कब लेंगे, जब चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए से, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ए से लेके हम पॉइंट बी तक, ये पूरा बाउंड्री है, उसको बोल दिया मैंने V1। क्या बोल दिया, V1। उसी बाउंड्री पे, सेम बाउंड्री, ऑन सेम बाउंड्री, मैंने पॉइंट बी से लेके यहाँ तक पॉइंट आ गया, उसको मैंने बोल दिया V2। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, V1, ये मेरा क्या हो गया, V2। अभी मैंने बोल दिया कि V3 क्या है, तो यहाँ पे मैंने सेम वही बाउंड्री पे बोल दिया कि V3 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरा हो गया जो, अगर ये बाउंड्री कैसी होगी, मेटालिक बाउंड्री। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले वाले में
आखिर में जो एग्जांपल दिया था कि एक मेटालिक बक्सा है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई रेडियो डिवाइस रख देते हैं, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा अगर आप ग्राउंड कर देते हो तो फील्ड ग्राउंड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी है, अगर मेटालिक बाउंड्री है, मतलब कि आपके पास कोई स्पीयर है, मेटल का स्पीयर है गोला, और उसके ऊपर आप कहीं पर पुट करते हैं 5 कूलम, आपने पुट किया, तो ऐसा नहीं कि 5 कूलम वही पॉइंट पे रहेगा, वो पूरा क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अगर वो 5 कूलम यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं यहाँ पे है, पूरा स्पीयर पे है, हर सतह पे है, ठीक है। अगर वहां पे आप जीरो कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा स्पीयर के ऊपर क्या है, अभी जीरो है। तो मतलब ये बाउंड्री पे यहाँ पे अगर जीरो है, तो यहाँ पे भी जीरो है, और यहाँ पर भी जीरो है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम इतना लिख सकते हैं कि V3 इज इक्वल टू जीरो एंड V3 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। और इसके बेस के ऊपर हम लिख सकते हैं कि अगर V3 इज इक्वल टू जीरो और V3 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 है, तो इसका मतलब कि V1 माइनस V2 बराबर जीरो होगा। और इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी स्पीयर, मेटल बॉडी या कुछ भी बाउंड्री हो, इसके ऊपर कहीं पर भी आप सेम बाउंड्री पे चले जाओगे, आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, एक ही बाउंड्री पे सेम रहेगा। ये थियरी का मतलब आपको ये समझने को मिलता है कि कहीं पर भी जाओगे आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। अभी और जो केस है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ तक आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है यूनिकनेस थ्योरम, तो आपको यहाँ तक लिखना है। जो हमने शुरुआत किया था लाप्लास के इक्वेशन से, उसके ऊपर से हमने उसका बाउंड्री का एक बस जो थोड़ा कंसेप्ट है वो हमको समझाना है थियोरिकल कंसेप्ट में। और उसके बाद जो del2 V1 del2 V2 का कंसेप्ट लाना है, V3 बताना है, और आखिर में बताना है कि ये जो है वो सेम रहेगा। यहाँ तक जो हम समझाएंगे वो क्या हो गया, हमारा यूनिकनेस थ्योरम। उसके बेस के ऊपर हम थोड़ा और एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। मान लीजिए कि ये फिगर 1 है, फिगर 1 के आधार पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये एक बाउंड्री पूरी लेके रखी है, और बाउंड्री के अंदर एक चार्ज है, चार्ज को मैंने बोल दिया बी, ठीक है। चार्ज पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया है, बी। और बी किसके नज़दीक है, सी या ए, तो कि ए के नज़दीक है, ठीक है। ए के नज़दीक है, किसके मुकाबले, सी के मुकाबले। दूसरी फिगर है जहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है कि ए है, बी है और सी है, बी किसके नज़दीक है, सी के। और अ, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मतलब जो चार्ज रहेगा, ठीक है, चार्ज रहेगा वो जितना नज़दीक आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बी का देखिए, तो बी के मुताबिक यहाँ पे ए का पोटेंशियल क्या रहेगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू सी। ऐसा है नहीं, क्यों, क्योंकि ये जीरो पोटेंशियल वाली बात हो रही है, ठीक है। आप अगर देखें तो होना यूं चाहिए था कि बी अगर ए के नज़दीक है, तो सी और ए दोनों का वैल्यू पोटेंशियल सेम सही नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि बी ए से नज़दीक है। पर ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि del2V इज इक्वल टू जीरो का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये बात का क्लियर करने के लिए ये एक एग्जांपल स्पेशली दे के रखा है, ठीक है। अ, इसके बाद जो हम एक और थियरी है बायो सावर्ट्स लॉ, दैट्स मोस्ट टाइम पे थियरी, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है अब तक, जो भी रिव्यू मैंने किया है उसमें लिखा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। 7 मार्क्स के अप्रोक्स पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। विंटर के 9, 2009, 2011, 12, 13, समर 2006, 11, 12, 16, 19। हाँ हाँ हाँ, बायो सावर्ट लॉ, यस, हाँ उसमें क्या। अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक है। अभी देखिए हम बायो सावर्ट लॉ के अंदर थोड़ा देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल सा है। कुछ थियरी ऐसी रहती है कि आप अगर कुछ बुक्स को रेफर करेंगे तो उसमें आपको देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सेम अगर आपके पास भी कोई भी बुक हो, उसमें आप देख लीजिए, हमने जो अभी पॉइजन थियरी एंड लाप्लास देखा है, उसके बाद यूनिकनेस थियरम देखा है, वो एक बार आप शांति से बैठ के वो बुक के अंदर खोल के देखिए, आपको पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होगा। पर वही चीज़ अगर आप सेम यहाँ पे देखते हैं तो आपको वो समझने में बहुत सरल होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये नोट्स को रिफर कर लीजिए, फटाफट से ये थियरी को सोल्व आउट कीजिए।
और जितना भी हो सके अपना टाइम जो कंजप्शन है वो बचाइए। और दूसरी जो थियरी है कि जो इम्पोर्टेंस लग रही है आपको, उसमें ग्रिप नहीं है, उसके पीछे आप थोड़ा अपना टाइम दे सकते हैं। ठीक है, बायो सावर्ट्स लॉ है वो समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, वो कंडक्टर सिंगल वायर कंडक्टर है और वो कंडक्टर पे क्या हो रहा है कि एक करंट फ्लो हो रहा है। करंट का वैल्यू है आई। ठीक है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है। और वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसका इंटेंसिटी कितनी महसूस होगी पास वाले कोई भी पॉइंट पी पे, वो हमको इस बायो सावर्ट लॉ के अंदर देखना है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लेके रखा है कि पूरा ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है। अभी पॉइंट पी यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, पॉइंट पी मान लीजिए कि कोई चार्ज है या कुछ भी है। पॉइंट पी पे उसका असर क्या हो रहा है, किसका? वो कंडक्टर का जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो रही है प्रोड्यूस, वो इंटेंसिटी कितनी हो रही है किसके ऊपर? पॉइंट पी के ऊपर। वो हमको इस बायो सावर्ट लॉ के अंदर देखना है। तो उसके लिए जो भी इक्वेशन जरूरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसको कोई भी अगर थियरम या लॉ हम जब पढ़ते हैं या तो हम एग्जाम्स के अंदर पेपर में लिखते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, रट्टा मार के जाते हैं। और रट्टा मतलब कि पूरा उसका डेफिनेशन है वो हम ट्राई करते हैं कि जिस जैसा बुक में लिखा गया है वैसा ही हम पेपर में लिखें। ऐसा हो सकता है बिना रट्टे के, कब? जब आपके पास कोई पर्टिकुलर इक्वेशन हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ये इक्वेशन है। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद रह गया तो पूरा उसके ऊपर से आप इसका पूरा जो डेफिनेशन है लॉ का, ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो अपने आप से आप खुद बना लेंगे बिना रट्टा मारे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, डी एच प्रोपोजनल टू आई इंटू डी एल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वेयर। फिर से बोल देता हूँ, डी एच प्रोपोजनल टू, हो सके तो आप थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, अभी ये इक्वेशन को याद रख के चलिए। हम अभी देखते चले जाएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, डी एच प्रोपोजनल टू आई इंटू डी एल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, अभी उसके ऊपर से हम एक एक उसका क्या है पॉइंट्स है कि जो यही इक्वेशन के ऊपर से हम यहाँ पे लिखा है वो आपको देख के बोल के बताते हैं। प्रोपोजनल, तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोपोजनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट आई एंड डिफरेंशियल लेंथ डी एल। ठीक है, अभी इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, प्रोपोजनल। ठीक है, प्रोपोजनल टू प्रोडक्ट आई एंड डिफरेंशियल लेंथ डी एल। अभी डिफरेंशियल लेंथ क्या होता है हमने पहले भी बहुत बार बोला है, इस बार भी हम बोल देते हैं। डिफरेंशियल लेंथ मतलब ये चीज़ है कि अगर आप मान लो कि 5 सेंटीमीटर का वायर है, उसके ऊपर आप 1 सेंटीमीटर का भी एनालिसिस नहीं कर रहे, आधा सेंटीमीटर भी नहीं, 1 mm भी नहीं, अगर आप 0.1 mm या तो उससे भी बारीक कोई चीज़ का या पॉइंट का, सूक्ष्म पॉइंट का एनालिसिस जब कर रहे हैं, तब उसको हम कुछ तो लेंथ बोलेंगे। तो वो कुछ छोटी सी लेंथ को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल लेंथ। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल लेंथ छोटी ही हो, बड़ी ही हो, डिफरेंशियल लेंथ कुछ भी हो सकती है। पर यहाँ पे जो डीएल की बात की गई है वो सबसे छोटी से छोटी वाली हम बात कर रहे हैं कि जो यूनिट्स होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू आई मतलब कि जो हमारा इंटेंसिटी का इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसमें से फ्लो हो रहे करंट, वायर में से फ्लो हो रहे हैं करंट, और उसका जो डिफरेंशियल लेंथ जो हमने एनालिसिस के लिए लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दो चीज़। तीसरी वाली देखते हैं, दूसरी वाली देखते हैं, proportional to sine of angle between the element and the line joining point P to the element। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये जो डी एल है, ये डी एल वो लाइन के टेंजेंशियल होगा। ठीक है, तो लाइन तो हो सकती है कुछ भी कर्व वाली हो, सीधी हो, थोड़ी टेढ़ी हो, ठीक है, गोल हो, तो वो हमको डिपेंड नहीं करना है। हम तो क्या करना है कि लाइन के ऊपर जो डी एल कंपाउंड लेता है वो उसके लंब लेना है, टेंजेंशियल मतलब 90 डिग्री लेना है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, पूरा 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, अभी वो 90 डिग्री से हमको पॉइंट पी तक पूरा एक लाइन खींचना है। वो लाइन खींचने के बाद हमको देखना है कि पास वाले जो कंडक्टर फ्लो हो रहा था वहां से लेके ये लाइन के बीच कितने का एंगल बनता है। यहाँ पे मान लीजिए कि एंगल कितने का है, अल्फा एंगल है। ठीक है, तो इसके ऊपर से मैंने बोल दिया साइन अल्फा, और वो भी प्रोपोर्शनल करेगा किसके, इंटेंसिटी के।
मतलब कि जितना भी एंगल वो हमारा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उतना इंटेंसिटी यहाँ, जितना एंगल ज़्यादा रहेगा उतना इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है। अभी कुछ कुछ लोगों का वो माइक चालू है, मैं उसको बोलूँगा कि प्लीज़ वो अपना माइक बंद कर दे। ठीक है, थैंक यू। अभी तीसरा वाला जो पॉइंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन पॉइंट पी एंड द एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट, और इसको बोलते हैं हम पॉइंट। तो पॉइंट और एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है आर, उसका स्क्वायर वो क्या है, इनवर्स है, मतलब इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड डिफरेंशियल लेंथ डी एल। तो ये पूरा इक्वेशन हमको याद रह गया। इक्वेशन के ऊपर से बायो सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट हमको पूरा हो गया रेडी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारा रेडी हो गया। ठीक है, किसके ऊपर से, पूरा एक इक्वेशन के ऊपर से, और हमको समझ में भी आ गया। अभी हम देखते हैं आगे का। एक मिनट, कुछ लोगों को कुछ क्वेरी लग रही है या तो कुछ चैट कर रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। देखिए ये अगर ज़रूरी ना हो तो कुछ चैट में ऐसे बात ना करें जिससे सभी को डिस्टर्ब हो। ठीक है, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि नाउ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन में अभी कुछ हमको देखना है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो सकता है। तो इसको हम एक्सपांड जब करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, मतलब कि जो हमने प्रोपोर्शनल लिखा था उसके बदले जब इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा बीच में। ठीक है, तो डी एच इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू पूरा इक्वेशन एज इट इज आई डी एल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। अभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा 1/4 पाई है। ठीक है, और वो जो 1/4 पाई है उसके आधार पे हम यहाँ पूरा जो इक्वेशन है वो आगे का डिराइव करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको एक जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम अगर दो एलिमेंट्स है उसके बीच क्या करते हैं, डॉट पुट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो एलिमेंट के बीच हम क्रॉस या तो जो क्रॉस मतलब कि एक्स टाइप्स का निशानी, क्रॉस या तो एक्स टाइप का निशानी हम पुट करते हैं। दोनों के अंदर देखा था हम, एक जो है रिलेशन विथ साइन है, दूसरा रिलेशन विथ कोस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, अगर इसका एक्सपांड करूँ तो ये कुछ हो सकता है कि डी एल वेक्टर डी एल क्रॉस आर। ठीक है, डी एल क्रॉस आर, और यहाँ पे ये जो आर है, ठीक है, वेक्टर आर है, वो क्या शो करेगा, वेक्टर हमेशा डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डायरेक्शन। हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, पर अभी जैसे जैसे आगे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे आपको ये पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। पहला तो आपको ये याद रह गया है कि आई डी एल साइन अल्फा आर स्क्वेयर। अभी डी एल साइन अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये इक्वेशन डाल दिया। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये वेक्टर वाला फॉर्म नहीं है, ये वेक्टर वाला फॉर्म नहीं है, ये वेक्टर वाला फॉर्म है। ठीक है, तो डी एच के ऊपर हमने वेक्टर डाल दिया, तो यहाँ पर भी हमको वेक्टर लाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन की बात करनी है तो यहाँ पे इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि डी एल वेक्टर क्रॉस आर। अभी हम ये भी जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब क्या होगा, इसके लिए हम नीचे का स्टेप्स देखेंगे। हियर वी नो दैट इफ क्रॉस प्रोडक्ट डी एल क्रॉस ए आर, ठीक है, डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर ए आर लिखा है, तो इसके साथ हमको पता है कि डी एल इंटू ए आर इंटू साइन, जो भी एंगल है साइन थीटा जो कुछ भी है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने लिखा है कि डी एल क्रॉस आर इज इक्वल टू डी एल क्रॉस आर इंटू साइन अल्फा। अभी यहाँ पे जो ए आर की बात है यूनिट वेक्टर है, तो इसके लिए हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए डी एल क्रॉस ए आर इज इक्वल टू डी एल इंटू ए आर इंटू साइन अल्फा, ये हमारा जो हम पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसका ही सिंप्लीफिकेशन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एल इंटू साइन अल्फा, और यही चीज़ हमने यहाँ से यहाँ लिखी है। अभी देख लीजिए कि यूनिट वेक्टर भी ऐसे लिखते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर वैल्यू। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि, तो आर के
यहाँ मैंने थोड़ा भूल कर दिया है, ठीक है। यहाँ वेक्टर आर, सॉरी भूल नहीं किया है, वेक्टर आर के डिवाइड, वेक्टर आर डिवाइड विथ इट्स वैल्यू आर, ठीक है। और इसके मुताबिक हम आगे बढ़े, कहाँ अटके थे, डी एच पे। डी एच इज इक्वल टू वेक्टर डी एच इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस ए आर अपॉन 4 पाई r² ठीक है। और जो इंटेंसिटी का जो भी मतलब कि इंटेंसिटी का मतलब जो भी कुछ यूनिट्स है वो है एम्पियर पर मीटर, याद रखिए इंटेंसिटी का यूनिट्स है वो एम्पियर पर मीटर है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स है वो कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा का पूरा अच्छे से इक्वेशन सोल्व आउट करते हैं, पर एम्पियर पर मीटर आखिर में लिखना भूल जाता है। तो मतलब क्या रहा थियरी का, कुछ भी नहीं। आप क्या समझे, बहुत समझे पर कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, कोई भी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल में तो खास कि यूनिट्स लिखना जरूरी है। यूनिट्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम बोल दिया इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है वो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये पूछ लेते हैं बायो सावर्ट लॉ तो हमको यहाँ तक तो डिराइव करना है। अभी कुछ इसमें और भी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है, और आपको ये जानोगे तो बहुत अच्छे से कुछ जानने को मिल सकता है। तो वो थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। तो पहली जो चीज़ है, पहले तो हम इसका एक बार रिवाइज फटाफट कर ले तो कुछ जो मिसिंग हो गया है कंटेंट वो याद आए। बायो सावर्ट लॉ की बात हो रही है, एक कंडक्टर लेके रखा है, उसके अंदर आई एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे हम डीएल लेंथ का एक छोटा सा साइज ले रहे हैं, वो साइज की वजह से कोई पॉइंट पी पे इंटेंसिटी कितना जा रहा है, कितना असर कर रहा है, वो हमको यहाँ फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने इक्वेशन ले लिया डी एच प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन अल्फा अपॉन r²। वो इक्वेशन के बेस के ऊपर से हमने यहाँ स्टेटमेंट डाल दिया। स्टेटमेंट डालने के बाद हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पे आए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 1/4 पाई था, ठीक है। बाद में हमने देखा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें साइन आता है, तो इसका हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया क्रॉस प्रोडक्ट का, और यहाँ पे हमने क्रॉस डाल दिया। क्रॉस डालने के बाद हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लाए। अगर यूनिट वेक्टर लाए तो फिर जो नीचे r² था वहाँ पे और एक r आएगा तो r³ हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे r³ हो गया। तो आई डी एल क्रॉस r अपॉन 4 पाई r³, ठीक है। और यहाँ तक जो हमने इक्वेशन डिराइव किया वो क्या हो गया, अपन का पूरा बायो सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूव हो गया, ठीक है। अभी जो एक और चीज़ है जो इसमें देखना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, वो कुछ हम देख लेते हैं। नाउ इफ़ वी वांट टू फाइंड, ठीक है, अगर हम जानना चाहते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये थियरी में जो हमने इंटेंसिटी फाइंड की थी वो पूरा लाइन की वजह से नहीं थी, ठीक है। वो सिर्फ लाइन के एक छोटे से भाग डीएल की वजह से क्या हो रही है असर, वही थी। अगर हमको जानना है कि पूरा लाइन की वजह से क्या असर हो रहा है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं हम। तो इसके लिए अभी अगर ऐसा कुछ भी हो, सर्कुलर मॉडल हो, सरफेस मॉडल हो, पूरा लाइन हो, इनफाइनाइट लाइन हो, और पूरा का पूरा अगर कभी भी आपको एनालिसिस करना हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। और कौन सा इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा फाइंड टोटल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एच, मतलब कि टोटल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विथ क्लोज लूप डी एच, ठीक है। और डी एच का वैल्यू हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, वो डायरेक्ट पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा लाइन की वजह से पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी एच क्या हो रहा है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अभी और एक केस जो बात है वो हम देख लेते हैं। आपको इसके साथ और एक बात कहनी थी, वो था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अगर मान लो कि मेरा कोई कंडक्टर, ये कंडक्टर है, और कंडक्टर का ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो बॉल पेन का जो पॉइंट है उस तरफ करंट नीचे से आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस में राइट हैंड थंब रूल क्या शो करता है कि मेरा को ये पेन को पकड़ लेना है, और थंब है वो ऊपर की तरफ है, मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और मेरा जो जो फिंगर है, फिंगर जिस तरफ आएगा मतलब कि इस तरफ, ठीक है। तो ये जो फिंगर है वो फिंगर हो गया मेरा फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है राइट हैंड थंब रूल, और उसको हम फिजिक्स में स्क्रू की मदद से भी जान लिया है। स्क्रू का जो एग्जांपल आता था, स्क्रू जो है उसको हम अगर पैक करना है तो जिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन रहती है, ठीक है। तो यही है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है।
तो इसके बेस से हमको ये भी पता चलता है कि अगर कभी हम एनालिसिस के लिए जाए तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए कि क्या किया है। एक कंडक्टर है आई, और कंडक्टर के अंदर से सॉरी करंट जा रहा है आई, ठीक है। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है, और राइट हैंड थंब रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पेज है मेरा, ये जो पेज है, पेज के ऊपर ये पॉइंट ए देख रहे हैं। अगर वहाँ पे आपको फील्ड इंटेंसिटी देखना है कि कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो कि फील्ड इंटेंसिटी बाहर से अंदर की तरफ, मतलब पेज के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये केस 1 हो गया, जहाँ इनसाइड जा रहा है, इनसाइड मतलब अंदर आ रहा है। और दूसरा जो पॉइंट था, वही कंडक्टर है, वही करंट आई फ्लो हो रहा है, और वहाँ पर भी अगर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि पेज के अंदर से बाहर की तरफ क्या हो रहा है, फील्ड लाइन है वो आ रही है, तो यहाँ आउटसाइड आएगा। तो जब भी आप कुछ केस का एनालिसिस करने बैठते हो तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से इसका इक्वेशन में भी हमको वेक्टर फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर नहीं देखने को मिलता, वेक्टर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन ही सब कुछ है, और मैग्नीट्यूड भी है पर डायरेक्शन भी इतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो अभी एक जो इसके ऊपर से दो थियरी और भी निकलती है। एक थियरी ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके पास छोटा सा कंडक्टर नहीं है, पूरा इनफाइनाइट है, ठीक है। प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक पूरा एक लाइन बिछा हुआ है, और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है, और वो चार्ज पार्टिकल हर एक का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, ठीक है। H1 H2 H3 H4 हर एक का इंटेंसिटी है। वो इंटेंसिटी से आपको उसके पास खड़े हुए कोई पॉइंट पी पे उसका क्या हो सकता है, ठीक है, उसका मतलब कि असर क्या होगा, वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो पूरा इक्वेशन बेस में हम इसका अगला जो थियरी वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी